लिली कॉटेज। लिली कॉटेज में दोपहर की चाय के इंतज़ामात बड़े ज़ोरों पर किए जा रहे थे। एस्थर बनर्जी केक पर सफ़ेद और गुलाबी आइसिंग कर रही थीं। डेज़ी आया सैंडविच बनाने में मशगूल थी। गुलदानों में ताज़ा फूल लगे थे। सिटिंग रूम में क्रॉस स्टेच की नफीस कढ़त के धुले हुए टेबल क्लॉथ मेज़ों पर पड़े थे। चाय का नया सेट सिलहट की बेत की कश्ती में सजा वस्ती मेज़ पर रखा था और उस पर हरी कांच के मोतियों की झालर वाली बड़ी जाली ढांप दी गई थी। टी कोजी और कुशनों की कशीदाकारी काबिले दीद थी। पादरी बनर्जी सियाह सूट पहने ज़रा मुतफक्किर से बरामदे में टहल रहे थे और बार बार बास्केट की जेब से जंजीर वाली घड़ी निकालकर देख लेते थे। रोज़ी अपने कमरे में दरवाजे बंद किए चटखनियाँ लगाए किला बंद बैठी थी। ठीक 4 बजे घोड़ा गाड़ी सामने आनकर रुकी और पादरी हेनरी बिस्वास, मिसेस मैरी बिस्वास, उनका फर्जंद मिस्टर लूथर बिस्वास और छोटी लड़की एडिथ बिस्वास नीचे उतरे। एडिथ बिस्वास ने एक अटैची केस उठा रखा था। एस्थर बनर्जी लपकी हुई बाहर आई। दोनों मियाँ बीवी ने मेहमानों का खैर मकदम किया और सिटिंग रूम में लेकर आए। बिस्वास ख़ानदान ज़रा सेल्फ कॉन्शियस सा होकर कुर्सियों पर टिका। पादरी और मिसेस बिस्वास और मिस्टर लूथर बिस्वास सोफ़े पर एक कतार में इस तरह सीधे होकर बैठ गए जैसे पहले ज़माने में लोग तस्वीर खिंचवाने के लिए फ़ोटोग्राफ़र के सामने बैठते थे। एडिथ अलबत्ता इत्मीनान से ग्रामोफोन के पास जा खड़ी हुई। मिसेस बिस्वास ने नाक़िदाना नज़रों से कमरे पर नज़र डाली, जो घर की गुर्बत मगर सलीक़े का आयनेदार था। दोनों काले पादरियों ने आपस में इधर उधर की बातें शुरू की। ये कुशन मेरी रोज़ी ने काढ़े हैं। एस्थर बनर्जी ने मिसेस बिस्वास को सोफ़े के कुशनों का दुज़दीदा नज़रों से जायज़ा लेते हुए देखकर फ़ौरन कहा। मिसेस बिस्वास अखलाकन मुस्कुराईं। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि एस्थर बनर्जी गले में एक बेहद पतली सुनहरी जंजीर के अलावा सोने का एक भी जेवर नहीं पहने हैं और सुर्ख किनारे वाली सफ़ेद बंगाली साड़ी में एक जगह पर बारीक खोप भी भरी गई है। खुद मिसेस बिस्वास क्रोशिया की चौड़ी लेस वाले सफ़ेद पेटीकोट के ऊपर तेज़ गुलाबी जारजेट की साड़ी बांधकर और सियाह साटन का ब्लाउज़ पहनकर आई थीं और सोने की चूड़ियाँ उनके हाथों में चमचमा रही थीं। सुबुक सा रुमाल एक आस्तीन में खुरस रखा था। कानों में एक एक मोती वाले बुंदे पहने थीं। 15 साला एडिथ ऊदे रेशमी फ़्रॉक में मलबूस थी। सफ़ेद मोज़े, काले जूते, बिन बियाई देसी ईसाई शरीफ ज़ादियों की मानंद फ़्रॉक पर दुपट्टा भी ओढ़ रखा था। पादरी बिस्वास सीधे सादे आदमी मालूम होते थे और जाहिर था कि बीवी उन पर हावी हैं। लूथर बिस्वास एक मुनहनी मिस्कीन सूरत और शर्मीला नौजवान था। दोनों बाप बेटे पूरे सूट में मलबूस थे। पिछले क्रिसमस वीक में ऑल इंडिया मिशनरी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद जब लूथर बिस्वास पंजाब वापस गए तो रोज़ी बनर्जी पर आशिक होकर वापस गए थे। वो लुधियाना मिशन स्कूल में साइंस मास्टर लगे हुए थे। 1-2 साल बाद सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में लेक्चरर होकर जाने का चांस भी था। उन्होंने लुधियाना वापस जाकर कुछ अरसे बाद अपने पापा रेवरेंड हेनरी बिस्वास के ज़रिए पादरी बनर्जी को शादी का पैगाम भिजवाया था। देसी ईसाई फ़िरक़े में अच्छे लड़कों की हमेशा से कमी रही है। ईसाई लड़कियां अमूमन आला तालीम याफ्ता और स्मार्ट हो जाती हैं। बेशतर ईसाई लड़के स्टेनोग्राफ़र या सेल्समैन से आगे नहीं बढ़ पाते। इस वजह से ईसाई लड़कियां आमतौर पर हिंदुओं और मुसलमानों से शादी कर लेती हैं। चुनांचे जब लूथर बिस्वास का पैगाम आया तो पादरी बनर्जी खुश हुए। जब से रोज़ी बड़ी हुई थी उन्हें उसके ब्याह की फ़िक्र ने आ घेरा था। वो चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में उनकी चहीती बेटी अपने घर चली जाए। उन्होंने रोज़ी से तस्करा किए बगैर अपनी बीवी से सलाह मशवरा करने के बाद रिवायती हिंदुस्तानी माँ बाप की तरह पैगाम मंजूर कर लिया। वो ये सोच भी न सकते थे कि उनकी फरमाबरदार और सआदतमंद बेटी को उनके इंतखाब पर कोई एतराज़ हो सकता है। पादरी बनर्जी की ख्वाहिश थी कि रोज़ी का रिश्ता किसी हम पल्ला ब्राह्मण क्रिश्चियन ख़ानदान में होता। रोज़ी माँ और बाप दोनों की तरफ से नजीबुत तरफ़ैन क्लीन ब्राह्मण ज़ादी थी, मगर आजकल ख़ानदानी लड़के मिलते कहाँ हैं और पादरी बिस्वास भी अच्छी ज़ात के आदमी थे। हालांकि बिस्वास अमूमन शेड्यूल्ड कास्ट वालों का नाम भी होता था। उनके मिशनरी बाप दादा बंगाल से जाकर लुधियाने में सेटल हो गए थे। पादरी बिस्वास को बंगाली ज़बान भी नहीं आती थी क्योंकि उनकी माँ पंजाबी थी। ख़ुद मैरी बिस्वास भी पंजाबी थीं और वाकई अपने अंदाज़ और वज़ाक़ता से कुछ चमरेशियन मालूम होती थीं।
मगर बहरहाल बहुत माकूल ख़ानदान था। और सबसे बड़ी बात यह कि मिशनरी कॉन्फ्रेंस के ज़माने में पादरी बनर्जी लड़के की आदत व खसाइल से ख़ुद वाकिफ़ हो चुके थे। लड़का उन्हें पसंद आया था। शरीफ, हलीमुत्तबा और बेहद मजहबी नौजवान था। रोज़ी को बड़े आराम से रखेगा। पिछले हफ्ते पादरी बिस्वास का ख़त आया था कि वो और उनकी बीवी लड़की को देखने और बात पक्की करने के लिए ढाका आ रहे हैं। और रोज़ी को जब एस्थर बनर्जी ने इत्तला दी थी तो ऐसा लगा था जैसे उसके ऊपर बम का गोला आन गिरा हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उस लम्हे से बिल्कुल चुप साध ली थी। दीपाली इतनी दूर शांति निकेतन में थी जिससे वो अपना दुख दर्द कह सकती, जहां आरा के पास वो अपना दुखड़ा लेकर जाना ना चाहती थी। उसकी इस खामोशी को उसके वालिदैन ने बच्चियों की शर्मो हया पर महमूल किया था कि इस लड़की को मैके से इतनी दूर काले कोसों ब्याहे जाने का गम न होगा। लेकिन आज जबकि बिस्वास फैमिली वाकई आन पहुंची थी, रोज़ी ने बड़ा ही अजीब और गैर मुतवक्को रवैया अख्तियार कर लिया था। एक तो वो सारी रात रोती रही थी और फिर सुबह से अपना कमरा अंदर से बंद करके बैठ गई थी। पादरी बिस्वास माँ अपने ख़ानदान शहर में अपने किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ उतरे थे और ठीक 4 बजे लिली कॉटेज पहुँच गए थे। और अब पादरी और मिसेस बनर्जी को रोज़ी के मुताल्लिक़ पहली बार घबराहट शुरू हुई। डेज़ी चायदानी लेकर कमरे में आई और एस्थर बनर्जी के रसगुल्ले और चमचम मलाई जो उन्होंने खुद बनाए थे मेहमानों को पेश किए। वो बेचारी होने वाले दामाद की बेइंतहा खातिर कर रही थी और अभी से उनको उसके भोलेपन और शराफत पर ममता भरा प्यार आने लगा था। मगर मिसेस बिस्वास बड़ी खौफनाक सास साबित होंगी, इसकी उन्हें परेशानी थी। रोज़ी का कमरा डाइनिंग रूम के दूसरी तरफ था और सिटिंग रूम में से उसका बंद दरवाज़ा नज़र आ रहा था। पादरी बनर्जी मेहमानों से बातें करते करते बेचैनी से उस दरवाजे पर नज़र डाल लेते। दरवाजे पर पड़ा नीला पर्दा हवा में लहराया जा रहा था। रोज़ी सिस्टर कहाँ है? एडिथ बिस्वास ने नज़ाकत से सैंडविच उठाकर थैंक यू आंटी कहने के बाद मिसेस बनर्जी से दरियाफ्त किया। अभी आती है, ज़रा उसकी तबीयत। एस्थर बनर्जी ने यकलख्त ज़रा हकलाकर बेबसी से अपने शौहर को देखा। क्या हुआ उसे? मिसेस बिस्वास ने अबरू उठाकर सवाल किया। कुछ नहीं बहन, वो दिन रात पढ़ाई में लगी रहती है। आज सुबह से सर में दर्द है। पादरी बनर्जी ने फ़ौरन पादरी बिस्वास को मुखातिब किया। लुधियाने में महंगाई का क्या हाल है? यहाँ तो वॉर की वजह से। लूथर बिस्वास ने टाई ठीक करते हुए सर घुमाकर दुस्दीदा नज़रों से नीले पर्दे वाले दरवाजे को देखा। उन्हें मालूम था कि ये रोज़ी का कमरा है और मिशनरी कॉन्फ्रेंस के दिनों में रोज़ी ने इसी सिटिंग रूम में बैठकर उनके साथ कैरम भी खेला था और कैरम के पाउडर का डब्बा लाने के लिए वो उस कमरे में भी हो आए थे। ओह आंटी, मैं ये रिकॉर्ड देख सकती हूँ? एडिथ ने चाय की प्याली ख़त्म करके ग्रामोफोन की तरफ मुड़ते हुए कहा। ज़रूर ज़रूर, मिसेस बनर्जी ने कहा। वो बेसाख्ता ये भी इजाफा करना चाहती थी कि रोज़ी को म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, मगर चुप हो गई। एडिथ फर्श पर उकड़ूं बैठकर मेज़ के निचले खाने में रखे हुए रिकॉर्ड उलटने पलटने लगी। ज़्यादातर वो घिसे पिटे पुराने रिकॉर्ड थे जो एक मर्तबा ढाका के एक अंग्रेज़ अफसर ने विलायत जाते वक्त मिशन कंपाउंड भिजवा दिए थे। डेज़ी ने जाकर रोज़ी का दरवाज़ा खटखटाया। जवाब नहीं मिला। 6 बजने वाले थे। मिसेस बनर्जी उठी। डाइनिंग रूम और सिटिंग रूम का दरमियानी दरवाज़ा भेड़ा और जाकर रोज़ी के दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक दी। रोज़ी, रोज़ी बेटे, बात तो सुनो। वो अब रुआंसी हो रही थी। मिसेस बनर्जी चंद मिनट तक दरवाजे पर खड़ी रहीं, फिर सर झुकाए सिटिंग रूम में वापस आ गईं और शौहर को मुल्तजियाना निगाहों से देखा। पादरी बनर्जी आहिस्ता से उठे और अपने पीछे सिटिंग रूम के किवाड़ बंद करते हुए रोज़ी के दरवाजे पर पहुँचे और धीरे से दस्तक दी। रोज़ी, रोज़ी बेटा, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा पापा हूँ, बात तो सुनो, उन्होंने बेहद लजाजत से कहा। रोज़ी ने दरवाज़ा खोला। पादरी बनर्जी अंदर गए। रोज़ी कंधों पर बाल बिखराए, सफ़ेद साड़ी पहने तस्वीर की मानिंद सामने खड़ी थी। अचानक उनकी आंखों के सामने एक और तस्वीर आ गई। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने पहली बार नौजवान एस्थर गिरीबाला को देखा था, जो कंधों पर लंबे लंबे बाल बिखराए सफ़ेद साड़ी पहने राइट रेवरेंड वॉल्फर्ड ब्राउन की कोठी के बरामदे में खामोश खड़ी थी जब वो उससे मिलने के लिए बुलाए गए थे। उस एस्थर और इस रोज़ी में इतना फ़र्क क्यों? क्या ज़माना इतना बदल गया था? उस एस्थर की आंखों में महज लाज थी और सुपुर्दगी। इस रोज़ी की आंखों से ज़िद और हट और खुदसरी की चिंगारियां से निकल रही थीं। इस खुदसरी को आजकल के ज़माने में खुद एतमादी कहा जाता है, मगर वो तो अपनी लाडली बच्ची की भलाई ही तो चाहते हैं। वो अपने बूढ़े बाप से इस कदर खफा क्यों हो गई?
यकबयक रोज़ी आगे बढ़ी और उनकी टांगों से लिपट कर कहने लगी, पापा पापा मुझे ले जाकर दरिया में डुबो दीजिए, मुझे मार डालिए जान से, मगर मैं इस जुगत से, इस कालिटेन से हरगिज शादी नहीं करूंगी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है पापा। अब वो सिसकियों से रो रही थी। कालिटेन? पादरी बनर्जी हक्का बक्का रह गए। रोज़ी बेटा, उन्होंने हड़बड़ा कर कहा, मेरी नाक का तो ख्याल करो मेरी बच्ची, लूथर बड़ा अच्छा लड़। नहीं नहीं नहीं। रोज़ी ने बच्चों की तरह मचल कर रोते हुए उनकी बात काटी। फिर क्या करेगी अहमक? पादरी बनर्जी को एकदम गुस्सा आ गया। किसी हिंदू से शादी करेगी, ये इरादा है तेरा? मुसलमान से ब्याह रचाएगी? अपनी माँ का हश्र भूल गई बदबख्त? उन्होंने गरज कर कहा और उनको बिल्कुल ख्याल न रहा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और सिटिंग रूम तक आवाज़ जा रही है। उन्हें अपनी पुरसुकून ज़िंदगी में ऐसा क़यामत खेज़ वक्त भी देखना पड़ा, और अपनी औलाद के हाथों। खुदावंद, मैंने तेरा क्या गुनाह किया था खुदावंद? पादरी बनर्जी को पता भी न चला कि मिसेस मैरी बिस्वास पीछे आनकर खड़ी हो गई हैं और बाप बेटी का सारा मुकालमा सुन चुकी हैं। एस्थर बनर्जी सहमी हुई उनके अक़ब में खड़ी थी। मिसेस बिस्वास को देखकर रोज़ी फर्श से उठी और तीर की तरह गुस्ल खाने में घुसकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। पादरी बनर्जी ने मुड़कर मिसेस बिस्वास को देखा और सकते के आलम में खड़े रह गए। चंद लम्हों तक मुकम्मल सुकूत तारी रहा। उसके बाद मिसेस बिस्वास ने जहर में बुझी हुई आवाज़ में कहा, अच्छा तो हम कालिटेन हैं हेनरी? उन्होंने सिटिंग रूम की तरफ मार्च करते हुए ललकारा। हम अपनी इंसल्ट करवाने लुधियाने से आए थे, चलो उठो। एस्थर बनर्जी रोती हुई उनके पीछे लपकी। सिटिंग रूम में आकर उन्होंने कहा, बहन खुदा बाप के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। रोज़ी बड़ी ज़िद्दी लड़की है, आजकल की औलाद है, मेरी समझ में नहीं आता कि आपसे क्या कहूँ। इस दौरान में पादरी हेनरी बिस्वास और मिस्टर लूथर बिस्वास सुम्मुन बुकमुन खड़े बाकी लोगों को तक रहे थे। मिसेस बिस्वास ब्लाउज़ की आस्तीन में से रुमाल निकालकर नाक सिनकते हुए सोफे पर बैठ गईं और शोला बाल निगाहों से मेज़बान खातून को घूरा। पादरी बनर्जी ससना में सिटिंग रूम से गुजरते हुए जाकर बरामदे के एक दर में खड़े हो गए थे और सर झुकाकर फर्श को देख रहे थे। अब मिसेस बिस्वास ने रुमाल आंखों पर रख लिया और आंसू बहाने पर आमादा हुई। चलो डियर, वापस चलें। पादरी बिस्वास ने आगे बढ़कर नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखा। मिसेस बिस्वास ने गुस्से से उनका हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए बोली, हम अमीर लोग नहीं हैं, लुधियाने से चलकर राजकुमारी को देखने आए, आपने खुद बुलाया था। 4 आदमियों का इंटर क्लास का किराया। ओ शट अप माय डियर, पादरी बिस्वास ने कोफ्त के साथ कहा। लूथर बिस्वास छत को तक रहा था। 4 आदमियों का इंटर क्लास का किराया, लुधियाने से ढाके। हम अमीर नहीं हैं आपकी तरह, चर्च फंड का रुपया नहीं खाते। ओह कीप क्वाइट ममा। लूथर बिस्वास ने इंतहाई खिफ़्फ़त और झुंझलाहट के साथ वालिदा को खामोश करना चाहा। तुम चुप रहो जी, मैं इनसे मिसेस बनर्जी से बात कर रही हूँ। आपने हमें ख़त लिखा, आपने मिसेस बरकत मसीह के ज़रिए हमें कहलवाया कि आकर लड़की देख जाओ। ओ शट अप मामा प्लीज़, लूथर बिस्वास ने पसीना पसीना होते हुए दोबारा इस्तदा की। यू शट अप इडियट, डैम फूल। मिसेस बिस्वास अब हिस्टेरिकल होने वाली थी। इधर एडिथ ने इट वॉज इन द ऑयल ऑफ कैपरी दैट आई फाउंड हर का दकियानूसी रिकॉर्ड ग्रामोफोन पर लगा रखा था, जो री री किए जा रहा था। लूथर बिस्वास ने उठकर गुस्से के साथ रिकॉर्ड पर से सुई हटा दी और बहन को घूर कर देखता हुआ कुर्सी पर आन बैठा। हमने इंक्वायरी की, मिसेस बिस्वास कहे गई। मैंने ढाके अपनी सिस्टर इन लॉ को, हेनरी के कज़िन ब्रदर की वाइफ को ख़त लिखा कि लड़की के हालात मालूम करो। उन्होंने हमको लेटर लिखा। मैंने हेनरी को बोला, मार्जरी सिस्टर ने लिखा है, लड़की की शोहरत अच्छी नहीं है, लड़की के हिंदू बॉयफ्रेंड है, लड़की कांग्रेसी और कम्युनिस्ट हो गई है। ओ मम्मा प्लीज़। मगर ये गधे का बच्चा मिस साहब पर लट्टू हो चुका था। क्या आगरा, क्या सियालकोट, क्या लाहौर, हर जगह से इसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। मिस्टर एडवर्ड मुनव्वर ख़ान तो डिप्टी कलेक्टर हैं मेरठ में, उनकी लड़की आईटी कॉलेज में पढ़ रही है। उस तक की बात आई थी। ऐसा मेरा हीरा बेटा है, आपकी लड़की में है क्या, ज़रा सुनूं तो। पादरी बनर्जी कमर के पीछे हाथ बांधे बरामदे में खड़े रहे। एकदम उनकी कमर झुक सी गई थी। मिसेस बिस्वास की तकरीर जारी रही। हम तो इस गधे के बच्चे की ज़िद पूरी करने इतनी दूर चल कर आए। है क्या आपके पास ये फ़किट्टा घर? मेरा बेटा तो सेंट जॉन्स कॉलेज में लेक्चरर होने वाला है, एमएससी पास है। किसी खच्चर पादरी मिशन स्कूल में नहीं पढ़ाता, हालांकि वो खच्चर पादरी मिशन स्कूल में ही पढ़ा रहा था। माय डियर, पादरी बिस्वास ने कहना चाहा। मामा, एडिथ ने आवाज़ निकाली, देखूं तो कौन सा आईसीएस मिल जाएगा आपकी लड़की को जो इनके लच्छन है, ढाके आकर सुन लिए।
मैरी, क्यों अपनी जीप खराब करती हो? पादरी विश्वास ने फिर एहतजाज किया। बड़ा लिली कॉटेज का शोहरा सुना था। देख ली आकर लिली कॉटेज। मैं तो अपने घर में एक दिन भी ऐसा सड़ा हुआ फर्नीचर न रखूं। और भाई, हम कोई देसी पादरी की तनख्वाह पर गुजर थोड़े ही कर सकते हैं। हमारी तो घर की ज़मींदारी भी है। खुदा बाप का हर तरह से फजल है। मिस साहब अगर आती हमारे यहाँ, नसीबा खुल जाता, रानी बनकर रहती। मिसेस विश्वास ये बिल्कुल भूल गईं कि सिर्फ चंद मिनट कबल उन्होंने अपनी गुर्बत का शिकवा किया था, मगर अब फिर उन्हें अपना माली नुकसान याद आ गया और उन्होंने चिल्लाकर कहा, 500 रुपया खर्च हो गया हमारा। इतने में लूथर विश्वास जल्दी से बाहर जाकर घोड़ा गाड़ी ले आया था। उसने अंदर आकर पहली बार गुस्से से बात की। मामा, कम ऑन, डोंट क्रिएट अ सीन, बिहेव योरसेल्फ प्लीज़, और बस करो। अपनी मामा का हाथ पकड़कर उन्हें तकरीबन खींचता हुआ वो बाहर ले गया और गाड़ी में बिठा दिया। पादरी हेनरी विश्वास सर झुकाए उनके पीछे पीछे बाहर आए। एडिथ विश्वास ने मेज़ पर से अटैची केस उठाया, जिसमें सुनहरी बेल लगी रेशमी साड़ी और मंगनी की अंगूठी मुकफ्फल थी। बाहर आकर वो उचक के गाड़ी में सामने की सीट पर बैठ गई। पादरी विश्वास वापस पलटे और बरामदे के दर में खड़े पादरी बनर्जी से हाथ मिलाया। सॉरी रेवरेंड, आई एम वेरी सॉरी, नॉट योर फॉल्ट, उन्होंने रसान से कहा। पादरी बनर्जी हाथ पीछे बांधे सर झुकाए खामोश खड़े रहे। एस्थर बनर्जी सिटिंग रूम के दरवाजे से लगी खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। लूथर भी जचे तुले कदम रखता बरामदे की सीढ़ी पर आया और सर खम करके कहा, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज़ डोंट माइंड माई मदर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू माई सन, पादरी बनर्जी ने आहिस्ता से जवाब दिया। लूथर जल्दी से वापस लौटा और गाड़ी में एडिथ के बराबर बैठ गया। मिशन कंपाउंड के सारे बच्चे और औरतें गाड़ी से ज़रा फासले पर जमा हो गए थे। डेजी के ज़रिए खबर सारे कंपाउंड में फैल चुकी थी। कल तक ढाके की नेटिव क्रिश्चियन सोसाइटी में नशर हो जाएगी। घोड़ा गाड़ी लिली कॉटेज का चक्कर काट कर फाटक की तरफ बढ़ी। लूथर विश्वास खिड़की में से सर निकालकर ताज़ा हवा नथनों में दाखिल करने की कोशिश कर रहा था। जब गाड़ी कंपाउंड से बाहर जाने लगी तो उसने देखा कि रोज़ी बनर्जी लिली कॉटेज के पिछवाड़े अपने गुस्ल खाने की सीढ़ियों पर संगी मूरत की मानिंद साकित बैठी है। लूथर विश्वास ने अहमकों की तरह हाथ उठाकर उसे वेव करना चाहा, मगर हाथ मफलूस सा हो गया था। गाड़ी चरख चूं करती कच्ची सड़क पर आ गई। लिली कॉटेज के अंदर पादरी बनर्जी अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें रोज़ी के इनकार से ज़्यादा इस इंकिशाफ से धक्का लगा था कि उन्हें मालूम भी नहीं हुआ, मगर दुनिया बदल चुकी है। हमेशा की तरह साबिर व शाकिर गिरिबाला बनर्जी आंसू खुश करके चाय का सामान मंगवाने में मसरूफ़ हो गईं।